नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो चल ही रहे हैं एनसीईआरटी के। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री के एमसीक्यू जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको देखनी है, बार बार देखनी है, ठीक है। और ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट है एमसीक्यू की। और घटना चक्र कोई पूछ रहा था कि घटना चक्र क्यों करने हैं इसके क्वेश्चंस, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका रिवीजन भी होता है, दूसरा आपको फैक्ट याद होते हैं, और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ कि कभी कभी क्या होता है ना कि वही क्वेश्चन आ जाता है रिपीट, लेकिन दूसरे ऑप्शंस के साथ, या फिर ऑप्शन को क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है कि कैसे एग्ज़ाम का पेपर आए और आपको करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित आपको बताना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, पहला है इस पठारी भाग में संकरी एवं गहरी घाटियां पाई जाती हैं। दूसरा, यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं। तीसरा, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। केवल वन और टू और थ्री। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं एक बार आंसर और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें बताना था ये असत्य ना, तो मैं बता देती हूँ आपको, इसमें असत्य बताना था, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, पहाड़ियाँ गोलाकार हैं और यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, ये सही है। ये दोनों के दोनों सही हैं, मैंने सही बोल दिया था, इसमें असत्य बताना था। 2 और 3 सही हैं और असत्य क्या है, केवल 1, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्यों है इसका असत्य। क्योंकि इसमें संकरी और गहरी नहीं, चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार एक तिकोने आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। समझे, अब छिछली हैं, संकरी घाटियाँ नहीं हैं, छिछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अभी ऊपर भी मैंने सत्य बता दिया था, उसमें असत्य पूछा हुआ था, इसमें बताना नहीं, वही आपको देखना है, इंपॉर्टेंट मतलब कि क्या पूछ रहा है, ये मेन होता है, ठीक है। पहला है उत्तर पश्चिम के आगे लिखा हुआ है दिल्ली कटक, पूर्व के आगे लिखा हुआ है राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम के आगे लिखा हुआ है महादेव श्रेणी, और दक्षिण के आगे लिखा हुआ है कार्डमम। ये है, ठीक है ना, ऐसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में दे रहा है राजमहल, ये बिल्कुल सही है। उत्तर में दे रहा है दिल्ली और कटक, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिम में महादेव नहीं, महादेव तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एमपी साइड। पश्चिम में आएगा आपका गिर की पहाड़ियाँ जो गुजरात साइड है ना, पश्चिम महादेव नहीं आएगा, ठीक है ना। और दक्षिण में कार्डमम बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम में महादेव श्रेणी, ये गलत है। पढ़ लेते हैं एक बार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है, ये तिकोने आकार वाला है, तिकोने, ठीक है, ऐसे। और कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक यानी कि अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, मैंने अभी आपको बताया पश्चिम में कौन सी, गिर पहाड़ियाँ। और दक्षिण में कार्डमम जो कि इलायची के लिए जानी जाती है, इसको इलायची पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो मेघालय वाला वो है, मेघालय पहाड़ी वगैरह, गारो खासी, वो भी किसका भाग है, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो पठार हैं वो किसके, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। पहला दे रहा है पलामू, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक और मेघालय। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। देखो इसमें कह रहा है 1 2 3 4, 1 2 4 5, 1 2 3 और उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया ना, अभी ये भी है, पलामू भी है, मालवा भी है, कोयम्बटूर भी है, कर्नाटक भी है। देखो ये तो आपको पता होगा, ये मतलब सबको पता होता है क्योंकि ये साउथ के हैं, तो लगभग पता ही होता है कि ये प्रायद्वीपीय में आ रहे। मेघालय में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि मेघालय भी किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखो इसमें दे रखा है कि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर और कर्नाटक। मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो भ्रंश घाटी बनने के कारण छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। बाद में यह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप द्वारा पाट दिया गया। मैंने कहा ना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो यहाँ से उठा के पूछ लेगा। यहाँ पे मेघालय था, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग दे देगा, कुछ भी है ना, कुछ भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है? पहला है टॉर, दूसरा है ब्लॉक पर्वत, और तीसरा है पर्वत स्कंद, चौथा है छत्रक चट्टानें, और पांचवा है नग्न चट्टान संरचना। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है देखो कि कौन कौन पाई जाती है। तो अगर आपने एक भी छांट लिया ना कि ये नहीं है, तो आप कर सकते हो इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि छत्रक चट्टानें इसमें प्रायद्वीपीय पठार की उसमें नहीं पाई जाती। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में कौन कौन? टॉर आता है, ब्लॉक पर्वत आता है, भ्रंश घाटियाँ आती हैं, पर्वत स्कंद आते हैं, नग्न चट्टान संरचना आती है, टेकरी पहाड़ी आती है, क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की आकृतियाँ हो गई है ना, या फिर उसकी पहाड़ियाँ हो गई, दर्रे हो गए, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपके लिए, भ्रंश घाटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। तो इसके प्रमाण क्या हैं? बताने आपको कि इसके प्रमाण क्या हैं, कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से हैं वो भूत्थान और निमज्जन ये सब हैं, इनकी प्रक्रिया है, तो ये पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। इसके प्रमाण बताने हैं। रिफ्ट घाटियाँ, टॉर, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है। केवल 1 और 2, 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर नहीं होते, टॉर को हटा दो तो सी इसका आंसर निकल जाएगा, 1 और 3। आपको ना पहले ये देखना है कौन सा नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो पहले, मतलब एक भी अगर आपको आता है ना, तो पहले 2 भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसमें 2 में आप फिर कर सकते हो क्वेश्चन को। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत का प्रायद्वीपीय भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर हलचलों व भ्रंश खंडों से प्रभावित है। प्रायद्वीपीय पठार भूत्थान व निमज्जन, भ्रंश विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। टॉर धरातलीय सतह पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियाँ। ये कहाँ बनती है टॉर? ये धरातलीय सतह पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति है। ठीक है, याद रखना टॉर, ये सच में इंपॉर्टेंट है टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मैं फिर से बता रही हूँ, प्रायद्वीपीय पठार इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जो नीचे हिमालय से नीचे वाला हिस्सा है ना, और ये हो गया आपका हिमालय, इसकी बात हो रही है, जो कहाँ से? अरावली से कार्डमम तक। ठीक है, और यहाँ से गिर से लेकर राजमहल पहाड़ियाँ, मेघालय के जो पठार है वहाँ तक फैला हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, पहला स्टेटमेंट है कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। उसकी जो ऊंचाई है वो कह रहा है कि जो ऊंचाई है ना वो पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ पे इसके अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई है और पूर्व में कम है ऊंचाई। प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है वो इधर ज़्यादा, इधर कम है। और उत्तर पश्चिमी यानी कि जो इस साइड, ये वाला जो भाग है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित है ये वाला क्षेत्र। ठीक है ना, और ज्वालामुखी से पता ही है काली मिट्टी का वो होता है ना, सृजन होता है। चलिए अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। ठीक है ना, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है।
देखो क्या होता है ना, ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब जो नदियाँ हैं ना वो इधर से इधर जा रही हैं, ठीक है, नदियाँ अधिक आधे से मतलब बहुत सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, एक तरह से ढलान भी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे ना कटा फटा है, ठीक है, ये कटा फटा है, जबकि जो पश्चिमी वो है पश्चिमी घाट है वो सतत है बिल्कुल, और ये कटा फटा है क्यों? नदियों की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप, आपको बताना है दक्कन ट्रैप के बारे में। नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा, यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया दक्कन ट्रैप, अभी आपको बताया उत्तर पश्चिम जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वहाँ पे काली मृदा है, काली मृदा से बना हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। कपास के लिए ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब महत्वपूर्ण है ये काली मिट्टी, ठीक है ना। तो दक्कन ट्रैप याद रखना, काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित, आपको बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित है इनमें से, मतलब ना, तो देखो ऑप्शन दे रखे होंगे 1 2, हाँ, तो आपको बताना है कौन कौन से सुमेलित हैं। पहले जो नहीं होगा ना उसको हटा देंगे हम, कि जो ये गलत लग रहा है उसको हटा देंगे। महाराष्ट्र के आगे लिखा हुआ है सह्याद्री, कर्नाटक के आगे अन्नामलाई, केरल के आगे लिखा हुआ है कार्डमम, और तमिलनाडु के आगे नीलगिरी। तो इसमें जो कर्नाटक है वो अन्नामलाई बिल्कुल गलत है। अन्नामलाई आपकी केरल में है, ठीक है ना, केरल में है अन्नामलाई, जिसकी चोटी क्या है? अन्नाईमुड़ी। ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। मैप देख के इंडिया एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो उसमें हर जगह मैप दे रखा है इंडिया का, आपको वो देखना है, बार बार देखना है, बार बार याद करने, तभी आपको याद होगा। बार बार एमसीक्यू करने हैं, जिससे आपको याद होगा आपके दिमाग में कि हाँ महाराष्ट्र में सह्याद्री है ना, केरल में है अन्नामलाई, फिर केरल में कार्डमम भी है जिसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, और तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर अगर हम ये हटा दें 2 तो 1 3 4 बिल्कुल सही। और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग तथा उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकार और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ। तो केरल में कौन सी? अन्नामलाई और इलायची है, इसको कार्डमम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? आपको ये बताना है। पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया ये, और ये हो गया पश्चिमी घाट। चलिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। वो कह रहा है कि ये है ना, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, उत्तर से दक्षिण की ओर घट रही है इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। पश्चिमी घाट सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी घाट क्या है? सतत है, जबकि जो पूर्वी घाट है वो कटा फटा है और पश्चिमी घाट एकदम सतत है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। दूसरा भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ जा रही है, नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हो रही है, फिर वो इधर बह रही है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक बार देख लेते हैं इसका B 2 और 3, है ना। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर जो उसकी ऊंचाई है वो बढ़ती है, ना कि घटती है। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है, ना कि घटती जाती है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा आदि। ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियाँ भी आपको याद करनी है। वैसे इसके बाद आएगा अपवाह तंत्र, उसमें सारी सहायक नदियाँ, कहाँ से इसका उद्गम होगा, कहाँ उसका मुहाना है, ये सब आएगा, मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन आपको भी पढ़ना है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, यह सतत है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दर्रे दे रखे हैं इधर, और इधर आपको राज्य दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है,
सुमेलित नहीं बताना है, ये गलत बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए, पहला है थाल घाट के आगे लिखा हुआ है महाराष्ट्र, पाल घाट गोवा, भोर घाट केरल, दीफू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें थाल घाट महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। पाल घाट जो आपका है ना, वो आई थिंक केरल में है पाल घाट, मैं एक बार देख लूँगी एक्सप्लेनेशन में। भोर घाट ये महाराष्ट्र में है शायद, महाराष्ट्र, अभी मैं देखती हूँ एक मिनट। दीफू, पहला और चौथा तो बिल्कुल सही है, थाल घाट महाराष्ट्र और दीफू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो सकता है 2 और 3, है ना, बी। अब देख लेते हैं, पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है, तो आंसर क्या हो गया इसका 2 और 3, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। एक मिनट, 2 और 3 बिल्कुल गलत है, इसमें गलत बताना है, तो 2 और 3 गलत है, पहला और चौथा बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। थाल घाट, थाल घाट जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, पश्चिमी घाट के सह्याद्री में स्थित है, जो पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब किसको किससे जोड़ता है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना नोट करके रखना है कि जो थाल घाट है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और किसको किससे जोड़ रहा है, मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। दूसरा है पाल घाट, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है, यह दर्रा दक्षिण भारत के केरल, अभी मैं आपको बताया केरल में ही है ना, नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। नल्लामलाई नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा है, पाल घाट। और यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। अब है भोर घाट, ये महाराष्ट्र में है। भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब ना कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, भोर घाट के आगे लिख दिया मुंबई नासिक और थाल घाट के लिख दिया मुंबई पुणे, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा आप कैसे कर पाओगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है किसको किससे जोड़ता है। दीफू दर्रा भारत व म्यांमार के बीच कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। इसमें आपको बताना है पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन सी शामिल है, ठीक है। अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्लामल्ला, कार्डमम, जवादी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, यानी कि अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम। ये आपको पश्चिमी घाट, पश्चिम मैंने आपको बताया ये है, एक मिनट, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है पश्चिमी घाट। तो इधर कौन कौन सी, अन्नामलाई हो गई और कौन सी हो गई, नीलगिरी हो गई और कार्डमम हो गई। अन्ना है ना, नीलगिरी तमिलनाडु साइड हो गई और जो कार्डमम है वो केरल हो गई, ठीक है, अन्नामलाई भी केरल हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका 1 2 और 4। नल्लामलाई और जावादी कहाँ पड़ती है, ये आई थिंक आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगी, पूर्वी घाट साइड है ना, आंध्र प्रदेश की साइड पड़ती है नल्लामलाई और जावादी। ये आपको याद करने हैं, ठीक है, याद बिना याद करे हुए आपको नहीं आएगा, ये पढ़ लेते हैं। दक्कन का पठार पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हैं, जबकि पूर्वी घाट की जवादी पहाड़ियाँ पालकोंडा, नल्लामल्ला और महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, मतलब पूरे प्रायद्वीपीय पठार की, ना तो इसमें पश्चिमी घाट बोला है ना इसमें पूर्वी घाट, इसमें बोला है पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। डोडो बेटा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में मिलते हैं। आपको बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं। कार्डमम, नीलगिरी, नल्लामला, पालकोंडा, तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है, यानी कि गलत बताना है। पहला है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत पूर्वी घाट से ऊंचे, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही हो गया, अभी मैंने आपको बताया तो आपको है ना, तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तभी आप कर पाओगे। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, ये भी मैंने आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि पश्चिमी घाट सतत है, जबकि पूर्वी घाट विस्तार सतत नहीं है। मैंने ये भी बताया क्यों नहीं है, क्योंकि नदियाँ इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं तो वो कटाव करते जाती हैं, तो सतत नहीं है पूर्वी घाट। तीसरा बोल रहा है उड़न मंगलम, जिसे ऊटी,
ऊटी सुना होगा, तमिलनाडु में बहुत सुंदर जगह है। ऊटी के नाम से जाना जाता है, जो अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। अगर आपने ऊपर ध्यान से सुना होगा मेरे सारे क्वेश्चंस को, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अन्नामलाई जो पर्वतमाला है वो कहाँ है, केरल में, मैंने बताया था, जिसकी ऊंची चोटी अन्नामुड़ई है। और ऊटी जो है वो आपका तमिलनाडु में है। तो ऑब्वियसली ये आपका गलत है, ठीक है ना। और इसमें आपको असत्य ही बताना है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, वो कह रहा है कि तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। जो ऊटी है वो तमिलनाडु में है, जबकि नीलगिरी, और वो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन? ऊटी। पश्चिमी घाट ये ऊंचे हैं अपेक्षाकृत पूर्वी घाट से। पूर्वी घाट की 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर तक है। मतलब पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर, जबकि ये 600 मीटर है एवरेज इसका। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। मैंने अभी आपको बताया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जब आती है मानसून वगैरह, मानसून आती है हवाएं, तो ये टकराती हैं यहाँ पे इस पश्चिमी उससे, ठीक है, पर्वत से। तो टकरा के क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। क्यों, कैसे, क्या, ये सब ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, क्योंकि मेन आप रटने से नहीं होगा। क्यों होती है यहाँ पे वर्षा, क्यों यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब रीज़न ज्योग्राफी में है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा तथा महेंद्रगिरी इस घाट की अन्य महत्वपूर्ण चोटी है। शिखर जो जिंदगाड़ा और एक और है महेंद्रगिरी, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, महेंद्रगिरी की चोटी। इस घाट का काफ़ी अपर्दन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में, अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ ये सब कुछ। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसको आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो तीसरा तो बिल्कुल गलत है। जो अरावली पर्वत है ना, वो ब्लॉक नहीं बल्कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको और आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो देखो, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूभाग के नाम से जाना जाता है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नीस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। मैंने अभी आपको बताया था, राजमहल की पहाड़ियों तक है पूर्व में, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार में खनिज पदार्थों का भंडार है। और तीसरा असत्य है। क्यों? पश्चिम अरावली पर्वत मध्य उच्च भूभाग की सीमा बनाता है, लेकिन यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है। इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। कहाँ तक है इसका विस्तार? अरावली, जैसलमेर, और जहाँ यह अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान जिसको बोलते हैं रेतीले टिब्बों से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेघालय के पठार के बारे में आपको बता रहा है। मैंने अभी आपको बताया था मेघालय के पठार के बारे में। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। देखिए फिर से आ गया। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। तीसरा, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि यहाँ खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ मिलते हैं। अभी ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत। और तीसरा बिल्कुल सही है कि यहाँ वनस्पति नहीं के बराबर है। पढ़ लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्व का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। यह माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था।
बाद में इन नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार जो असम में है, इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम, देखो कितने सारे खनिज मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारे खनिज पदार्थ यहाँ इनका भंडार है मेघालय के पठार में। और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। नोकरेक मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है। देखो कितने सारे आपको फैक्ट मिल गए एक क्वेश्चन में, एक एक्सप्लेनेशन में आपको कितने सारे मिल गए। नोकरेक किसकी चोटी है? मेघालय पठार की, है ना। और ये चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, ये अति अपर्दित भूतल है, कौन? मेघालय का पठार। तो ये सब के सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। तो ये सब इसकी क्या है? पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। लेकिन ये बोल रहा है कि किसका आधार है ये विभाजन। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जनजातियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये सब जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स। तो इसके आधार पर इनके पठार को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार आपको बताना है। पूर्वी घाट, ये तो हम सब अभी तक हम पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे, अब पूर्वी घाट की तरफ आ गए हैं। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, महानदी घाटी से कार्डमम पहाड़ियों तक, स्वर्ण रेखा से जावादी। अगर आपको नहीं भी आता ना कहाँ से कहाँ तक है, तो आप इसको कर सकते हो। कैसे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, गंगा के डेल्टाई मैदान, है ना। और कार्डमम ये केरल में है, मैंने आपको बताया था, तो ये भी नहीं हो सकता। स्वर्ण रेखा नदी से भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ठीक है। ए है इसका आंसर। और मैंने आपको बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी में। तो इसलिए अगर नीलगिरी तक है तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में आपको बताना है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़, अच्छा सत्य बताना है, ये भी देख लेना। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल क्या बोल रहे हैं? अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, ये इसके उत्तर पश्चिम में है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में, ना कि दक्षिण पश्चिम में। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखो केवल 2 और 3 सही है। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति विहीन क्षेत्र है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। और इसके दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि अरावली पहाड़ियों से निकलती है। बरखान, अभी आया था ऊपर बरखान, मैंने अभी आपको बताया भी था बरखान क्या है ना। रेतीले जो मैदान होते हैं मरुस्थल में, तो ये आ गया है किसका संबंध किससे? तो मरुस्थल से, ऑब्वियसली अभी ऊपर आया था ये। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बरखान जो है अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्र पर है। भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत बालू के जो टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर के समीप बरखान के समूह देखे जा सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मतलब अभी इससे ऊपर पढ़ रहे थे हम, जब सबसे पहला चैप्टर था हिमालय, क्योंकि ये ना भारत को बांटता है, भौतिक स्वरूप जो भौतिक स्वरूप है भारत का उसको बांटता है, ठीक है ना। हिमालय हो गया, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल हो गया, द्वीपीय क्षेत्र हो गए, है ना। इन सब का हमको पढ़ना है, लेकिन सीक्वेंस वाइज। पहले हमने हिमालय के क्वेश्चंस करे, अभी हम प्रायद्वीपीय कर रहे हैं, उसमें भी 2 हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है ना। फिर अब हम थोड़े थोड़े मरुस्थल के कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ हिमालय की उसमें आ जाएगी उत्तर पूर्वी। फिर हम ये पढ़ेंगे द्वीप पढ़ेंगे, अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब भारत का एक तरह से भौतिक रूप से उसको बांटा गया है, तो उसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और वही हम पढ़ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं? स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें, मरु उद्यान और टॉर। तो इसमें ना अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ये टॉर जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर 1 2 3 होगा, ठीक है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं।
इसका आंसर ए 1 2 3 बिल्कुल सही। जो भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। स्थानांतरित रेतीले टीले हैं, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। सिंधु की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, कच्छ के रण की ओर ढाल और कच्छ की रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। कम वर्षा और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल की कमी रहती है। इस क्षेत्र में नदियाँ थोड़ी दूर तय करने के कारण लुप्त हो जाती है। अंत स्तरीय अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। मतलब समझे आप कि अंत स्थलीय में आगे जाके थोड़ा सा स्थल में कहीं लुप्त हो जाती है। और नदियाँ झीलें या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया और झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरु उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन कौन से अवस्थित है? इसमें बताना है आपको। पाक जल संधि, न्यूमूर द्वीप, मन्नार की खाड़ी, पीरम द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में आपको बताना है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। तीसरा, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सत्य बताने हैं आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये बिल्कुल सही है कि डेल्टा नहीं बनाती है। पूर्व में बहती है ना नदियाँ, वो डेल्टा बनाती है, ना कि पश्चिम में। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। स्थिति और सक्रिय भूआकृत प्रक्रियाओं के कारण आधार पर भारतीय तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है और परंतु उत्तर और पश्चिम में चौड़े हो जाते हैं। समझे? ये जो ये है, ठीक है ना, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। तो यहाँ पे ये क्या है, उत्तर में चौड़े हैं और यहाँ पे ये संकीर्ण हो जाते हैं मध्य में। चलिए, और इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी। और डेल्टा कौन बनाता है? पूर्व में बहने वाली नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। कारण है क्योंकि, मतलब मैंने आपको बताया था जब कथन और कारण आएगा तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे? क्योंकि। अगर ये इस स्टेटमेंट को, कारण को बता रहा है तो ही आपका ये सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। ये दोनों कथन सही हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए मतलब परिस्थितियाँ प्रदान करता है। कौन? पश्चिमी तट। और क्यों? क्योंकि वो संकीर्ण है, संकीर्ण पट्टी है, जलमग्न। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही। पढ़ लेते हैं इसको। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में आपको बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। ठीक है, गुजरात तटीय मैदान है, ये तटीय। ठीक है, यहाँ पे जो तटीय मैदान होते हैं ना, ये सब, ये आपको बताना है कौन सा इसमें गलत दे रखा है। गुजरात काठियावाड़ तट, ये जो गुजरात है इसको यहाँ पे काठियावाड़ तट है। कोंकण तट यानी कि महाराष्ट्र, मालाबार तट कर्नाटक, और केरल को बोल रहा है कोरोमंडल। केरल कोरोमंडल नहीं, कोरोमंडल आ जाएगा आपका तमिलनाडु साइड। ठीक है ना, तो ये गलत है, डी गलत है आपका। देख लेते हैं, कर्नाटक और केरल में कौन सा आता है? ये आता है मालाबार तट। कौन सा आ रहा है? मालाबार तट। ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना। ये सारे तट जो है कौन कौन से आते हैं, ये सब आपको याद करने हैं। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया, इधर आता है कोरोमंडल तट, ठीक है ना, तमिलनाडु साइड इधर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह? अब आपको बताना है इसमें पश्चिमी तटीय स्थित तटीय मैदान पर स्थित बंदरगाह आपको बताने हैं कौन कौन से हैं और प्राकृतिक बताने हैं। ठीक है, बोल रहा है पारादीप और नाहवा शेवा, मंगलौर, विशाखापत्तनम और कांडला। तो इसमें ना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कांडला होगा, है ना, गुजरात में ही कांडला। ठीक है, तो ये तो होगा कांडला, लेकिन पारादीप नहीं होगा। अगर आपको इतना पता है ना तो आप कर ले जाओगे। देखो इस क्वेश्चन को, कांडला पता है और पारादीप नहीं होगा, यानी कि पारादीप को तो हटा दो। ठीक है, और ये तो है ही कांडला। ठीक है, और दूसरा विशाखापत्तनम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है ना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 1 और 4 को हटा दो तो क्या बचा? 2, 3, 5। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कांडला जो है वो गुजरात में है,
ये एक ज्वारीय बंदरगाह, ये भी पूछता है कौन कौन से ज्वारीय बंदरगाह है। मझगांव, ये महाराष्ट्र में है। ये मुंबई तट पर स्थित भारत का अग्रणी शिपयार्ड है। और नाहवा शेवा बंदरगाह, यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। यह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। चलिए, और अच्छा एक्सप्लेनेशन और भी दे रखा है, ये भी पढ़ लेते हैं। मोर्मुगांव, ठीक है, मोर्मुगांव अरब सागर के गोवा राज्य में स्थित है। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलौर, यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुखी खानों से निकाले जाने वाली लौह अयस्क की इसी बंदरगाह से निर्यात किया। देखो आप कितना सारा फैक्ट मिल गया। जो कुद्रेमुख की जो खदान है वहाँ से क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है, और वो इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है न्यू मंगलौर से, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में है, जो एक प्राकृतिक है, और इसे भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। अब है पूर्वी तट के बंदरगाह। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और चेन्नई तमिलनाडु, तुतिकोरिन या वियो चिदम्बरम ये सब तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कयाल। ये कह रहा है कयाल जो है वो कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। आपको सत्य बताना है, ये भी आपको देखना है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। देखो ये तो सही है, जो कयाल का प्रयोग होता है ना वो मछली पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर नौकायन वगैरह के लिए ये किया जाता है, लेकिन ये कोंकण तट में नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है। पढ़ लेते हैं। कयाल मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। कहाँ की? मालाबार तट। मैंने आपको बताया था मालाबार कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल को बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है ना, जिसका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतरस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा वो आपको। नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली जो होती है वो कहाँ होती है? केरल में होती है। कहाँ? पुन्नामदा कयाल में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना बार बार देखोगे उतना याद होगा, ठीक है, फैक्ट आपको याद होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे। ये आप इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। क्या बोल रहे हैं? जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हैं, मतलब चौड़े हैं, ठीक है, और उभरे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियाँ यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले। अगर आप मेरा ध्यान से सुन रहे हो ना, अगर ऊपर के क्वेश्चंस वगैरह ध्यान से, या फिर सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं सुन रहे हो ना, तो आप कर लोगे, ठीक है ना क्वेश्चंस, वरना नहीं कर पाओगे। तीसरा है, पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताशरों का विकास करना मुश्किल होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चिम में बहुत ही मतलब ईजी आसान होता है बंदरगाह वगैरह के लिए, जबकि पूर्वी तटीय मैदान मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो कटा फटा है। और इसमें आपको सत्य बताना, अगर आपको एक भी पता है ना तो आप इसको कर लोगे। देखो तीसरा काट दो, है ना, मैंने अगर तीसरा काट दिया मान लो, मतलब मुश्किल होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, मुश्किल होता है, तीसरा बिल्कुल सही है। क्योंकि पश्चिमी जो तटीय, मैंने आपको बताया पश्चिमी तटीय मैदान सबसे अच्छा होता है बंदरगाह के लिए, और ये मुश्किल होता है, सत्य बताना है ना, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लंबे चौड़े डेल्टा, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, याद रखना। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, सत्य बताना था। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरा हुआ है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, जिनमें कौन कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। तो यहाँ पर तक हो गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन 78 तक हो गए हैं ये, आई थिंक 78, हाँ। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैंने आपको बोला कि बार बार आप देखिए ये एमसीक्यू जो भी हैं, हिस्ट्री के हैं या फिर ज्योग्राफी के हैं, बार बार देखिए, बार बार से आपके फैक्ट क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। और साथ साथ एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़िए, और मैं पढ़ाऊँगी आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैं पढ़ाऊँगी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है, प्रॉमिस। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी अगर आपको लगता है कुछ आपको मतलब मुझे सजेशन देना है तो आप कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको कुछ लगे कि नहीं मैम आप ये ऐसे बताइए, ऐसे पढ़ाइए, आपको कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।